हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अपने इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने गाउस के नियम के ऊपर चर्चा करी कि गाउस का नियम क्या है। और आप जैसे कि पिछले उसमें आपने देखा होगा, जो गाउस का नियम है वो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जी। ये हमारा गाउस का नियम है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं फाई, इसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक तो सीधा सा बात है कि यदि कहीं पर आपको आवेश पता है, किसी क्षेत्र पर आवेश अगर क्लियर है, तो आप उस आवेश की सहायता से फ्लक्स निकाल सकते हैं कि उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो। दूसरी चीज, आप इस एक ही देख रहे होंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इस वाले इक्वेशन से आप देख रहे होंगे, यदि आपको आवेश पता है तो इस वाले इक्वेशन से आप किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यह है कि इसके द्वारा हम वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस का जो नियम है वो सबसे यूजफुल होता है कि हम इसकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर विच यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हैं उस बिंदु पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए हमें क्या कंडीशंस, क्या करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ चीजें याद रखने की चीजें। नंबर एक है गाउसियन पृष्ठ। पहला आपको नॉलेज होना चाहिए कि गॉसियन पृष्ठ है, तो वो गॉसियन पृष्ठ क्या है। तो गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिस भी आवेश के चारों तरफ आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हमने उसके चारों ओर एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा पृष्ठ खींचना पड़ता है काल्पनिक, जो कि उस आवेश को चारों तरफ से घेर ले। तो वो जो पृष्ठ होगा वो त्रिविमीय होगा, द्विविमीय नहीं हो सकता, अर्थात वर्ग या फिर कोई और आकृति नहीं हो सकती है जो कि उसे घेरे। उसे घेरने वाली जो आकृति होगी वो त्रिविमीय होगी, वो चारों तरफ से उसको घेर लेना चाहिए। तो वो जो आकृति हो सकती है वो गोला या फिर बेलन के रूप में वो आकृति होती है जो कि उसको घेरे। और अगली कंडीशन होती है, जो भी गाउसियन पृष्ठ आप खींचेंगे वो पृष्ठ इस प्रकार से खींचा जाना चाहिए कि उसका जो पृष्ठ है वह उस बिंदु से होकर जाए जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सपोज हमारे पास यहां पर एक आवेश Q है और हमने इस बिंदु से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें एक ऐसा पृष्ठ खींचना है काल्पनिक जो कि इसको घेरे और इससे होके जाए। इस Q आवेश को घेरना है और उस पृष्ठ को T से होकर जाना है। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर एक गोला खींचें, या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि हम यहां से होते हुए एक बेलन को खींच दें। ये तो इस बिंदु से होते हुए गोला भी खींचा जा सकता है और एक बेलन भी खींचा जा सकता है। अब इसमें से हम गोला खींचें या फिर इसके चारों ओर एक बेलन खींचें। तो ये अगली जो कंडीशन होती है, जो गाउसियन पृष्ठ है, वह आवेश के चारों ओर सममित होना चाहिए, अर्थात इस बिंदु से उस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होना चाहिए। उसकी दूरी सब जगह बराबर होनी चाहिए। यदि आप ये देखेंगे तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, भिन्न भिन्न हो जाएंगी। ऊपर की दूरियां कम हो जाएंगी, नीचे की दूरियां ज्यादा हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये दूरियां, इन दूरियों में क्या होगा, अंतर है। तो ये सममित जो है बेलन के लिए नहीं है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में यदि कोई एक बिंदु आवेश है, उसकी किसी r दूरी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें उस बिंदु के चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा जो कि गोले के रूप में होगा, किसी और रूप में नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम और लेते हैं। यदि हमारे पास एक आवेशित चालक है, ये एक आवेशित चालक है, इसके चारों ओर हमने गॉसियन पृष्ठ खींचना है। ये अनंत लंबाई का है, कितना भी हो सकता है। अब इसको चारों ओर रखा, इस आवेश को घेरना है हमने, तो इस आवेश को घेरने के लिए हमें कैसा गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा,
ताकि ये जो आवेश है इससे उसका जो पृष्ठ है, माना पर कोई बिंदु P यहाँ पर, इस P बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो कैसे करें? अगर हम गोला खींचेंगे तो कोई बिंदु इसके नजदीक हो जाएंगे, कोई दूर हो जाएंगे, तो बराबर दूरी पर नहीं है। तो इसका तरीका यह है कि आप इससे क्या करेंगे, इससे एक बेलन खींचेंगे इस तरीके से। अब आप देखेंगे बेलन के हर एक पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु इनसे बराबर दूरी पर, अर्थात एक जो सीधी रेखा है इसके लिए यदि आपको गॉसियन पृष्ठ खींचना है सरल रेखीय आवेश के लिए, तो उसको हमने एक बेलन के रूप में खींचना है। तो इस तरीके से हम सवाल के आधार पर देखेंगे कि हम गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार खींचें या फिर गोलाकार खींचें। कोई अलग दूसरी टाइप का हमारा गॉसियन पृष्ठ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर गॉसियन पृष्ठ होगा तो वह आवेश के सममित नहीं। तो ये कंडीशन हमने ध्यान रखनी है कि आवेश के चारों ओर जो भी गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा वह सममित होना चाहिए। तो ये चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे, फिर हमने क्या निकालना है इसमें, अगली चीज है इसमें कंडीशन। गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हमने, फॉर्मूला हमें पता है, गॉसियन पृष्ठ हम खींचना जान गए। अगली चीज होता है कि जो भी पृष्ठ हम खींच रहे हैं, चाहे वो बेलन खींचें, चाहे हम उसमें से आपका गोला खींचें, अब आपने ये कैलकुलेट करना है कि उसमें से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो, फ्लक्स कहाँ कहाँ से होकर जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे, अगर हम इसमें गोला खींचते हैं किसी आवेश के चारों ओर, एक माना हम गोला यहाँ पर खींच रहे हैं, तो इस गोले से जो फ्लक्स जाएगा वो कहाँ से जाएगा, आवेश से फ्लक्स ऐसे निकलेगा बाहर को, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलती हैं बाहर की ओर, तो फ्लक्स कहाँ से होकर जाएगा। अब ये समझ लीजिए यहाँ से एक हम पानी की बौछार कर रहे हैं, वो पानी की बौछार जो है कहाँ से होकर जाएगी, वो पानी की बौछार इस गोले के पृष्ठ से होकर जाएगी। इस गोले के पूरा जो पृष्ठ होगा वो सारे पृष्ठ से होकर जाएगी, और गोले का जो पृष्ठ होता है हम लोग जानते हैं 4πr², तो यहां से होकर जाएगी टोटल। दूसरी चीज, अगर हम यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर खींचें, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है E, और यहां पर जो पृष्ठ है वो भी हमेशा पृष्ठ क्या होगा, हमेशा इस पर लंबवत बाहर की ओर होगा। अर्थात ऐसी कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ है वह एक दूसरे के दिशा में है, अर्थात इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा = 0 है। ये कंडीशन भी आपने याद रखनी। क्यों? क्योंकि इस जो हमारे पास फॉर्मूला है E.ds, इसमें आपने डॉट प्रोडक्ट है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल वेक्टर है इन दोनों के बीच का कोण भी ज्ञात करना है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि प्लस है तो बाहर की ओर होगी, अगर माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। और जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वह सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो इसमें हर कंडीशन में E और थीटा के बीच में जो कोण होगा वह सदैव, E और S के बीच में जो कोण होगा वह सदैव 0 होगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर लें। तो इसके एक पृष्ठ से 4πr² से फ्लक्स जाएगा, और उस फ्लक्स को निकालने के लिए E और S के बीच का जो कोण होगा वह 0। अब हम अगर बेलन की बात करें तो बेलन में आप देखेंगे इसमें 3 पृष्ठ हैं, S1, S2, S3, 3 पृष्ठ हैं। देखिए S1 है ये वृत्तीय पृष्ठ ऊपर वाला, S2 है वक्राकार पृष्ठ, और S3 है नीचे का फिर वृत्तीय पृष्ठ। तो जब यहां से हमारा जो प्लस पॉइंट है, इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से बाहर की ओर निकलेगी। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर E इस दिशा में है, और जो पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी इसी दिशा में होगा, अर्थात S और E के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री, थीटा = 0 डिग्री। अगर आप यहाँ की बात करें, हमारा जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में है, और पृष्ठ का जो लंबवत दिशा है वो ये, अर्थात यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री, थीटा की 90 वैल्यू। इसी प्रकार से आप नीचे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, और जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो नीचे की ओर है। तो क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की ओर है, तो इसका मतलब यहाँ भी जो कोण होगा थीटा = ये भी 90 डिग्री होगा। अब आप जानते हैं कि जब
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई कॉस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू यदि 90 हो जाए, कॉस थीटा की वैल्यू 90 का मतलब उसकी वैल्यू हो जाती है कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इट मीन्स ये पूरा फ्लक्स ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब है यदि कहीं पर थीटा इज इक्वल टू 90 आता है तो वहां से जाने वाला जो फ्लक्स है वो शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे से जाने वाला फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब जो फ्लक्स जाएगा वो कहाँ से जाएगा, वक्र पृष्ठ से, बेलन के वक्र पृष्ठ से फ्लक्स जाएगा, लेकिन इन दोनों सिरों से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग कंडीशन में आपने ये देखना है कि कहाँ पर E और S के बीच में कोण 0, यदि E और S के बीच में कोण 0 है तो फ्लक्स गुजरेगा, और यदि E और S के बीच में कोण 90 डिग्री है तो वहां पर से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य हो जाएगा, क्योंकि E डॉट S की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी इट मीन्स वैद्युत क्षेत्र हम जो है उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे और उस हिसाब से हम फ्लक्स की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें पहला हम गाउस के नियम से पहला जो हम पॉइंट ले रहे हैं, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब यहाँ पर हम गाउस का जो पहला एप्लीकेशन है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। गाउस का पहला एप्लीकेशन है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम जानते हैं इससे पहले वाले में हमने कूलाम के नियम से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और वो थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये हम जानते हैं। अब यही फॉर्मूला हम गाउस के नियम को अप्लाई करके निकालना चाहें तो आप लोग देखेंगे, हमने पहले बताया था कि किसी भी पॉइंट से ये माना हमारे पास आर बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इस बिंदु से होकर एक गाउसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है, गॉसियन पृष्ठ, जो कि इस Q आवेश से सममित हो। तो Q आवेश से सममित होने का मतलब है यहाँ पर हमने एक क्या बनाना पड़ेगा, स्फीयर, गोला बनाना पड़ेगा। ये गोला एक वृत्त नहीं है, ये गोला है, क्योंकि वृत्त इसको ढक नहीं सकता, हमें पूरा ढकने का मतलब है हमें यहाँ पर गोला बनाना, और ये बिंदु R दूरी पर है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स इससे जाएगा फाई E इज इक्वल टू, आप देखेंगे जो प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी बाहर की ओर, अर्थात दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 है। तो पहले फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E हम नहीं जानते हैं क्या है, और सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब है इन दोनों के बीच का कोण 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा E इंटू डी एस, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है, जिस कारण से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हट जाएगा। अब ये जो E है ये कांस्टेंट है, ये हर पॉइंट पर, क्योंकि हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। तो इस तरीके से हम इसको बाहर ले लेंगे तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E सरफेस इंटीग्रेशन ds। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ds? ds का मतलब क्या है कि पूरे सरफेस का क्षेत्रफल, छोटे छोटे क्षेत्रफलों को मिलाएंगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़, तो सारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर फाई E इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यही एक फॉर्मूला है कि ये जो फाई E है वो किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर है। तो हम इस वैल्यू को Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल रख देंगे, तो आप देखेंगे कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास
जो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1/4πε0 Q/r² हो जाएगी, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से गाउस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए हम जो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगला है आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो पॉइंट है, तो एक तार हम यहाँ पर ले रहे हैं जिस पर कुल आवेश Q है और इस तार की लंबाई हम मान रहे हैं L। तो आप जानते हैं कि यहाँ से R बिंदु पर एक बिंदु हम P है जिस पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें इस बिंदु से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा जो कि इस पूरे तार को घेरता हो और इस तार के चारों ओर सममित भी हो, ये कंडीशन है। तो ऐसा पृष्ठ हमारे पास एक ही है, वो है बेल। तो यहाँ पर हम इसके चारों ओर एक बेलनाकार आकृति, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बेलनाकार आकृति हम यहाँ पर खींचेंगे। ये हमारी ज्यामिति है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि इससे इसके जो पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ हैं? 3। एक ऊपर का पृष्ठ है वृत्तीय पृष्ठ, एक नीचे है वृत्तीय पृष्ठ और एक इसका वक्राकार पृष्ठ है। इन 3 पृष्ठों से होकर फ्लक्स गुजरेगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। अब ये जो फ्लक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो सदैव कहाँ की ओर होंगी? ऐसे करके बाहर की। ये प्लस है, ऐसे उधर से भी निकलेंगी बाहर की। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं। ऊपर वाला जो पॉइंट है, वृत्तीय जो है, उस पर ई इधर की ओर है और जो इसका जो पृष्ठ है वो हमेशा जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होगा, बाहर की ओर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री। जब थीटा 90 होता है तो आप जानते हैं यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है φ1 हो जाएगा 0, अर्थात यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसी प्रकार से नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ जो क्षेत्र क्या कहते हैं वेक्टर है आपका क्षेत्रफल वेक्टर, उन दोनों के बीच में भी थीटा 90 डिग्री है। इस तरीके से यहाँ से भी गुजरने वाला फ्लक्स 0 है। लेकिन जब आप तीसरे पॉइंट इस पर आएंगे P बिंदु के चारों ओर, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर ये दोनों एक ही दिशा में, अर्थात यहाँ पर थीटा = 0। तो इस प्रकार से यहाँ से फ्लक्स गुजरे, ये हमको निकालना है। तो टोटल फ्लक्स जो यहाँ पर हो जाएगा φ = φ1 + φ2 + φ3, ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी सरफेस इंटीग्रेशन E.ds। इसकी निकालेंगे। अब ये तो 0 है, अब ये जो E.ds है ये कितना हो जाएगा? E/ds हो जाएगा, क्योंकि डॉट की जगह cos 0 की वैल्यू 1 आएगी तो डॉट हट जाएगा। E.ds कीजिए es, तो E कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ds। अब यहाँ पर ये है कि ये ds क्या चीज़ है, ds कितना हो, अर्थात इसका जो ये ds का मतलब तो छोटा है, इसका इंटीग्रेशन अर्थात ये पूरा वक्र पृष्ठ जो बाहर वाला वक्र पृष्ठ है वो कितना होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। तो यहाँ h की जगह हमारे पास क्या है? l, इसकी लंबाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? φ = आ जाएगा E/2πr/l, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से अब हम जानते हैं ये आ गया हमारी φ की वैल्यू। अब ये जो φ है वो किसके बराबर है? Q/ε0 के बराबर। तो हम इसको लिख देंगे E/2πrl = Q/ε0। और इसको हम ठीक करके लिखें तो इस तरीके से E = Q/2πrl/ε0 ऐसा। अब इसी को हम थोड़ा सा और सही से लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है Q/L, ये नई चीज़ है, इसको आप ध्यान देंगे। Q/L इसको लैम्डा कहा जाता है, यह है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा और बीमा आप निकाल सकते हैं। इसकी बीमा आपकी A/T होगी और इसकी L हो जाएगी, तो A/L-1T, इस प्रकार से इसकी बीमा हो जाएगी। और ये रेखीय आवेश घनत्व है, ये नया एक
भौतिक राशि आपके लिए आ रही है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो ई की वैल्यू आप देखेंगे, हम इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, 1/1 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। इस तरीके से लिखी जा सकती है। या इसको दूसरे फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के रूप में याद होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक आवेशित तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो आ रही है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अगर हमने 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसलिए लिखा क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, तो कोई भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हल करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक अगला जो चित्र है उसको देख रहे होंगे। यहाँ पर हमने आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी है। तो यहाँ पर एक समझना जरूरी है कि अचालक प्लेट लिखा हुआ है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे चालक प्लेट की। तो अचालक और चालक में क्या अंतर है? देखिए, अचालक प्लेट जितने भी हैं, थोड़ा सा चालक और अचालक में आवेश का जो वितरण होता है उस पर थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसको आप समझ लेंगे। अचालक, जब भी हम किसी अचालक वस्तु को आवेश देते हैं तो जितना भी आवेश दिया जाता है वो पूरी चालक प्लेट में किसी भी अचालक जो वस्तु है उसमें समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे हम गोले को अगर दें, चालक कोई प्लास्टिक का गोला है, उसको हम आवेश देंगे तो वो जो आवेश है वो पूरे गोले के अंदर बाहर सब जगह बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे जैसे हमने यहाँ पर अचालक प्लेट को दिया है तो बराबर रूप से पूरे प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर भी उधर भी और अंदर भी। लेकिन यदि यही आवेश हम किसी चालक प्लेट को देंगे तो चालक का ये गुण होता है कि जितना भी आवेश उसको दिया जाता है वह उसके पृष्ठ पर ही एकत्रित हो जाता है, अंदर नहीं जाता। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि किसी भी अगर हम चालक प्लेट हो चाहे चालक कोई गोला हो, तो यदि हम उसको आवेश देंगे तो सारा का सारा आवेश उसके सतह पर एकत्रित हो जाता है, उसके अंदर नहीं जाता है। तो ये चीज़ क्लियर करनी है। यहाँ पर हमारा अचालक प्लेट है जिस कारण से पूरा का पूरा आवेश पूरे जो है प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब हमने इस प्लेट से आर दूरी पर एक बिंदु है P, आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आपको निकालनी है तो आपको उसको वहां से क्या करना होगा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। तो गॉसियन पृष्ठ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक ऐसा पृष्ठ खींचेंगे जो कि इस आवेश को घेर सके। अब पूरे प्लेट को तो नहीं घेर पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये जो है आवेश को घेरे और इस बिंदु को भी घेरे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बेलन खींच दे रहे हैं जो कि इस आवेश को भी घेर रहा है और इस बिंदु P को भी घेर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु है, इस प्रकार से यहाँ पर एक बेलन बन जा रहा है। तो यहाँ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कहाँ से गुजरेगा, ये आपने ध्यान देना है। तो जो फ्लक्स गुजरेगा वो 3 जगह से गुजरेगा। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी और इधर भी ऐसे ही होगी। और यहाँ पर जो वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस दिशा में होगा, यहाँ की ओर क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में होगा और यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा। तो आप लोग देखेंगे चित्र से, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0। अर्थात जो फ्लक्स जाएगा वह इन 2 सिरों से जाएगा, इसकी वक्र पृष्ठ से नहीं जाएगा। पहले वाले इससे वाले केस में हमारा वक्र पृष्ठ से जा रहा था, इन 2 सिरों से नहीं जा रहा था। इस बार उल्टा है, इस बार हमारे जो वृत्तीय सिरे हैं उससे फ्लक्स गुजर रहा है, बाकी अन्य सिरों से ये 2 जो वक्र पृष्ठ है वहां से नहीं गुजर रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi = phi1 + phi2 + phi3। अब phi1 से हमारा गुजर रहा है वो कितना होगा, E सरफेस इंटीग्रेशन E × E.ds प्लस
सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ई इंटू डी एस कह सकते हैं, प्लस जीरो। अब यहाँ से गुजरने वाला और यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो बराबर होगा, क्योंकि इसके क्षेत्रफल बराबर है, तो इसलिए मैंने दोनों की वैल्यू को बराबर लिख दिया। अब ये डॉट हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। ई कॉन्स्टेंट होगा, उसको हम बाहर ले लेंगे तो वो तो यहाँ पर ई इंटू ई बाहर आ जाएगा और सरफेस इंटीग्रेशन डी एस, और ये डी एस की वैल्यू क्या होगी, ये एक वृत्त है तो वृत्त का जो टोटल क्षेत्रफल होता है वो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। पाई आर स्क्वायर क्या चीज़ है, इसका क्षेत्रफल। हम इसको 2 इंटू ई इंटू ए भी लिख सकते हैं। ए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसी को वही से पुनः जैसे हमने किया था, ये जो फाई है वो किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो ए। अब यहाँ पर पुनः आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो ए है, यहाँ पर क्यू अपॉन ए ये एक नई भौतिक राशि हो जाती है जिसे हम कहते हैं Q अपॉन ए। इसको सिग्मा कहा जाता है, इसको आप नोट कीजिए, इस सिग्मा कहते हैं। सिग्मा जो है क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसकी बीमा और मात्रक आप लोग निकाल सकते हैं। मात्रक तो हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और बीमा हो जाएगी L-2 तो इस तरह से आप ये नया आवेश, तो अगर हम इसकी जगह सिग्मा रखते हैं तो E इज इक्वल टू हमारे पास नया आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। तो इस तरीके से ये एक किसी आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगला है आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर चालक प्लेट, ध्यान देना, पिछले बारे में अचालक था, अब ये चालक प्लेट आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि चालक प्लेट में जो भी आवेश दिया जाता है वो सिर्फ उसके पृष्ठों में बढ़ जाता है, वह उसके भीतर नहीं आता है। तो आप जानते हैं किसी भी चालक प्लेट के दो पृष्ठ होते हैं, एक बाईं साइड एक दाईं साइड। तो हम जो भी आवेश हम उसमें देंगे वो दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस साइड और उस साइड। अर्थात उसके अब दो प्लेटों की दो, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दो साइड होगी आवेशों के। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना इस प्लेट से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये केस सेम आपका पिछले वाला जैसा केस हो गया। इसमें पहले वाले में सिर्फ एक प्लेट के कारण आपने यहाँ पर निकाला था r दूरी पर, अब यहाँ पर दो प्लेटें हो गई। आप ये मान सकते हैं कि दो पृष्ठ हो गई जिनके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो चालक प्लेट में वही जो अचालक प्लेट में एक पृष्ठ था वही यहाँ पर दो पृष्ठों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, पहले से डबल हो जाएगी। एक क्योंकि इसके कारण भी होगी और इसके कारण भी होगी। अब इस पृष्ठ के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हम दोबारा से इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ये इस वाले पृष्ठ के कारण है और ये सेम फॉर्मूला वैसे ही हम डिराइव करेंगे जैसे पहले हमने किया। इसी प्रकार से E2 कितना होगा, वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हम वही ले रहे हैं, इसका भी क्षेत्रफल वही है जो वो था वहाँ था, और दूरी r है तो सेम वही चीज़ें आएंगी जो पिछले में था। इस तरीके से अब टोटल जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, देखिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 वो भी इस दिशा में है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी इस दिशा में, अर्थात दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में है, क्योंकि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो दोनों धन आवेश हैं, जिस कारण से इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो E1 प्लस E2 हो जाएगा, और वो हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पर किसी चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी। अब इसी प्रकार से एक कंडीशन और हम पैदा कर सकते हैं कि यदि हम दो चालक प्लेटों को एक साथ रख दें तब क्या होगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या अचालक प्लेटों को एक साथ रख दें। अब दो की बात करें, देखिए यहाँ पर एक अचालक प्लेट यह है, अब अचालक कह रहे हैं तो हम इसके बीच में प्लस करेंगे, दो पृष्ठ नहीं होंगे इसके, और एक अचालक प्लेट यह है, इस पर भी प्लस है। तो एक बिंदु यहाँ पर है P और एक बिंदु बाहर है Q। हमें दोनों बिंदु P और Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये जो है अचालक प्लेट है। चालक और अचालक में सिर्फ अंतर यह है कि इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र चालक में डबल हो जाता है। तो इस बिंदु पर आप लोग देखेंगे, इस बिंदु P पर इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, इधर की ओर, बाहर की ओर E1, क्योंकि ये प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे बाहर की ओर होगी, अर्थात इधर की ओर होगी, दैट इज E2। अब ये जो E1 और E2 हैं, क्योंकि दोनों प्लेटें एक जैसी हैं, दोनों को क्या दिया गया है, Q आवेश दिया गया है। यदि अलग अलग होंगी तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 करेंगे, जो बड़ा होगा। अगर इन दोनों का आवेश बराबर है, दोनों चालक प्लेटें एक जैसी हैं, तो उस कंडीशन में P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि E1 और E2 आपस में बराबर। अब Q बिंदु पर आते हैं। Q बिंदु पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी E1, और इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र का इधर की ओर होगी E2, क्योंकि दोनों प्लस है। तो इसका कारण इस टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा बाहर बिंदु, अर्थात आंतरिक बिंदु पर जीरो हो जाएगा, बाहर बिंदु पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। कब, जब दोनों प्लेटें धनावेशित। अब इसी प्रकार से यदि हम दोनों प्लेटों को ऋणावेशित कर दें तब आप कंडीशन देखिए क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। जो P बिंदु है और ये Q बिंदु है, आप देखेंगे कि P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के कारण अपने आप अपनी ओर होती है, E1 और E2। तो एक E1 इधर की ओर होगा, E2 इधर की ओर होगा, तो P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य आ जाएगी। लेकिन बाहर आप इस बिंदु पर देखेंगे तो इसके कारण अंदर की ओर और इसके कारण भी अंदर की ओर, तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होंगी, जिस कारण से यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो आ जाएगी, और उसकी दिशा होगी अंदर की ओर। और पहले वाले में क्या था, बाहर की ओर थी, बस अंतर ये है, दिशा का अंतर। अंदर पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है, और बाहर पहले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो था, अभी भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो है। लेकिन क्या हो रहा है, दिशा का अंतर हो रहा है। पहले वाले में दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर थी, इस वाले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। अब नेक्स्ट एक कंडीशन अगली आती है कि यदि हम दोनों में से एक को प्लस कर दें और एक को माइनस कर दें तब क्या कंडीशन होगी, देखिए। अब हम इन दोनों में से एक को माइनस करते हैं, तो एक को माइनस करने से क्या होगा, आवेश दोनों को क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर P बिंदु पर आप सबसे पहले देखें तो P बिंदु पर इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इधर की ओर होगी, और इस माइनस के कारण अपनी ओर होगी, तो E2 भी इसी दिशा में होगा, अर्थात E1 और E2 एक ही दिशा में होंगे, अर्थात जो E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर आएगी। अब हम बाहर के बिंदु Q पर देखें तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, प्लस के कारण बाहर की ओर होगी, अर्थात E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वह जीरो है। अर्थात ऐसी कंडीशन में जब एक प्लस और एक माइनस होता है,
दोनों जो आवेश होते हैं तो उसमें अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगी और बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी गॉस जो हमारा नियम है इसके द्वारा हम किसी भी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। और आज के लेक्चर में हमने देखा कि गॉस का जो नियम है उसके प्रमेय के द्वारा, उसके नियम के द्वारा हमने एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली और एक सतत रेखीय जो चालक है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली और चालक और अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो अगले लेसन में हम लोग गाउस के नियम का प्रयोग किसी गोले में आवेशित गोला है उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।